मैं दीपलाल सर आप सभी को माँ गान की अकेडमी में स्वागत करता हूँ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह और वीडियो ला सके। आज हम विश के दांत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सेन साहब की नई मोटर कार बैंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की शामत ही समझो। मेन साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरों और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं। वे ऐसी मुमगहर अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनी भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिम्बा था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि यह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बताना चाहते हैं। अब देखिए न, सेन साहब कहते हैं, खोखा 5 साल का हो यथा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ी मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठकी पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से अंगारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाया है कि डाइनिंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के आधारण 20 थे, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका तड़का भी था, जो था तो खोछा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था।
किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहेब से पूछा कि प्रचारकुल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सन्न साहब के शुरू किया मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय खूब मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह होटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे दूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उत्त के मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बचवाह बार बार शोफर की ओर झमटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को उड़ू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खाबखाह मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सन्न साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखार की आवाज सुनकर सेन साहब लपके शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोथा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ दौड़ रहे हैं और मोटर की पिछली बची का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया काशू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कलपुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भावभंगिमा देखी नहीं, देखते भो तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काशू ने हया निकाल दी हो। ड्राइवर जय, दूसरे चयकों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो और ही कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हग यहां बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो काजू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने विला। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि काशू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था, उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं, जब तक कि चवकों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए।
सेन साहब अंदर लौटे तो वेरा को, मदन के पिता गिरधरलाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउटहाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था, उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चीत्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ अशलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही, गिरधर खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खोज मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है। भिखमंगा कहाँ का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थीं। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत यचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहां से। बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे। जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। काशू तैश में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आव देखा न ताव, सदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। चोर गुंडाड़ाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट काशू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो काशू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अवल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा। लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा।
माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया। तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की उन उत की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और नार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा वो दो दो दांत तोड़ डाले। हाँ 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 हाँ।